आप कब से सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं? पहला अटेम्प्ट मेरा 2017 में था। तो सीजीएल 22 में आपके क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीएसएस मिल सकता है इस बार। क्या आपके हिसाब से सही समय है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर ये एग्जाम एक अटेम्प्ट इसके लिए बहुत पर्याप्त है। जब रह जाता था आपके थोड़े नंबर से बड़ा निराशा होती होगी, बड़ा डिमोटिवेटेड फील होता होगा, उस टाइम पर क्या चीज़ ऐसी होती थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं यार एक अटेम्प्ट और अगला देते हैं? मेरे पास सर ऑप्शन भी नहीं था, मुझे करना ही था। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने वाला हूं उनके सीजीएल 22 मेंस में 135 में से 135 नंबर हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और कई बार उनने जो है अपने सीजीएल के एग्जाम को बहुत बार क्वालिफाई किया है, डिफरेंट पोस्ट हासिल करी हैं और बाकी की जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो दिवेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और थैंक यू सर। आज आपको जो है अपनी पूरी जर्नी जो है अपने एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की जो जर्नी है वो एसएससी से शुरू हुई या आपने और कोई भी एग्जाम्स दिए? सर मैंने एसएससी से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। और मैंने एसएससी की ही तैयारी करी है और उसी के एग्जाम दिए हैं। तो सारे आपने जो एग्जाम्स अब तक दिए हैं वो सारे सीजीएल के हैं? सर सीजीएल के ही हैं। और अपनी प्रिपरेशन के दौरान में एक टाइम ऐसा था सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पर मैंने स्टेट के भी एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा। कुछ स्टेट के पीसीएस लेवल के नहीं, उसके नीचे लेवल के, पर वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि सर मैंने मेनली प्रिपरेशन इसी की करी थी, तो वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अच्छा, उसमें तो हिंदी या कुछ चीज़ें और होती हैं। आप कब से सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं? सर मैंने पहला अटेम्प्ट मेरा 2017 में था। अच्छा। और तब से मैंने दिया है हर अटेम्प्ट। और आपकी जो क्वालिफाई आपने कौन कौन सा सीजीएल किया, उसमें आपकी क्या क्या पोस्ट रही, आपने ज्वाइन किया नहीं किया, एक बार वो बताइएगा। जी सर, मैंने 2017 का दिया था, उसमें मेरा मेंस में नहीं हुआ था। मैंने मेंस उसमें अटेम्प्ट किया था लेकिन मेंस में मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने 18 दिया था। 18 में सर मेरा मेंस में हुआ था। डीवी के बाद में बाहर हो गया था। फिर मैंने 19 दिया, 19 से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अभी मैं अकाउंटेंट के पोस्ट पर इस समय हूँ सीजीए में। तो मैं सीजीएल 19 के थ्रू ही इस समय पोस्टेड हूँ। फिर मैंने 20 दिया था। 20 में भी मुझे फिर से 2800 ग्रेड पे मिल रहा था। मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, थोड़ा सा जॉब लगने के बाद थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तो मैं उनमें जो है थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था, तो मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, ऐसे ही दिया था। तो फिर से 2800 ग्रेड पे ही मिल रहा था, तो मैंने डीवी नहीं करवाई थी। और फिर सर 21 मैंने दिया था बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा। तो फिर से सर मुझे सीजीएल में AAO की पोस्ट मिली है। अच्छा जी, अभी रिजल्ट आया है रिसेंटली, तो मुझे AAO मिला है उसमें। तो सीजीएल 22 में आपके क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सर लेना चाह रहे हैं? मेरी सर 2021 सीजीएल में AAO में 35 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 35 है। और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर कि मेरी रैंक से मेरे मार्क्स सर 318 हैं 390 में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 318 पर कुछ 1000 के अंदर में या फिर अराउंड में कुछ रैंक बनेगी। और मुझे सर सीएसएस मिल सकता है इस बार, तो मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे इस बार मिल जाएगा सीएसएस। तो आपकी लंबी काफी जर्नी रही और आपने ये अच्छा किया कि आपने डीवी को अवॉइड किया, कोई सीट वेस्ट नहीं करी। तो हाँ सीजीएल 23 का प्लान है यहीं पे खत्म करना? नहीं सर, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं कोई सीट वेस्ट करने के पर्पज से ऐसे नहीं दे रहा हूँ। सीजीएल जब भी दिया है, मेरा 2020 में हो भी रहा था, लेकिन मैंने सीट नहीं वेस्ट किया। और मैं 22 में भी सर मैं सीट नहीं वेस्ट करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ मेरा AAO का। अभी सर स्टेट प्रेफरेंस आने वाला है। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन आ गई है और जल्दी ही उसका हफ्ते भर के अंदर लगभग आ जाएगा स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म। तो मेरा सर उसमें अगर मुझे स्टेट मिलता है, चाहे यूपी मिलता है, चाहे दिल्ली मिलता है, तो फिर मैं, या फिर नॉर्थ में मुझे कहीं पर भी मिलता है, तो मैं सीट नहीं वेस्ट करूँगा 2022 वाले में। लेकिन सर प्रॉब्लम यही है ना सर कि AAO कैग जो है सर वैकेंसी रिवील नहीं करती है और अनसर्टेनिटी सर लास्ट तक बनी रहती है। बिल्कुल। तो सर अभी सीजीएल 2020 का सर जब एलोकेशन आया था, थोड़ा सा डरावना था क्योंकि बहुत ही कम बच्चों को सर नॉर्थ में मिला था, ज़्यादातर बच्चों को साउथ मिला, ऐसा हुआ। तो फिर इसकी वजह से मैंने थोड़ी श्योरिटी के लिए अपने लिए जो है सर मैंने 2022 का ऑप्शन रखा है। लेकिन मैं उसमें सीट वेस्ट करने का कोई पर्पज़ नहीं है। अगर मुझे सीजीएल 2021 में प्रेफर्ड लोकेशन, मतलब कोई ऐसे रिजिड नहीं है, नॉर्थ में कहीं पर भी मिलता है, तो मैं 22 में सीट नहीं वेस्ट करूँगा।
चलिए, और 23 तो सर मैं नहीं देने वाला। ये बहुत बड़ी। तो आपको काफी सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे उन्हें ये लगेगा कि सीजीएल की तैयारी के लिए क्या हमें इतने अटेम्प्ट्स देने की आवश्यकता है। वैसे आपने 17 से शुरुआत करी और फिर उसके बाद 19 में या 20 आपने पहला जो सिलेक्शन है वो आपने 2020 में ले ही लिया था। 2019 में सर लिया था, सीजीएल 19 के थ्रू। सीजीएल 19 के थ्रू। ठीक है, तो मतलब 2 साल लगी। बट आपके हिसाब से एक बार एक स्टूडेंट तैयारी सही तरीके से अगर करना चाहता है तो उसको अगर सही दिशा मिल रही है तो कितना टाइम लगभग एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर मैं बताना चाहूँगा मुझे टाइम क्यों लगा इतना। सर उसका रीज़न ये था, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो इतना ज़्यादा चीज़ें सर ऑनलाइन नहीं थी, ना तो इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल था। मैं प्रयागराज में था तो वहाँ पर सर जो भी कोचिंग चल रही थी, जो भी मतलब मुझे मैथ में, इंग्लिश में कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए था, इंग्लिश के लिए तो सर मैंने ऑफलाइन में कुछ कोचिंग से गाइडेंस लिया। पर मैथ में सर मैंने जा कर के डेमो क्लास वगैरह लेकर के देखा, मुझे कुछ, मेरा सर मैथ का बैकग्राउंड भी रहा था तो, और जो पेपर आ रहा था मुझे लगा कि खुद से डुएबल है, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने खुद से ही करने का प्रयास किया और मैंने कोचिंग, जो वहाँ पर कोचिंग थी वहाँ पर जाकर के देखा तो मुझे सर एट पार कहीं पर दिखा नहीं ऐसे कि इतना सही कुछ वहाँ से पढ़ करके हो जाएगा। तो मैंने सर खुद से करनी चाहिए। तो और सर ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ दिल्ली आकर के सर मैंने, दिल्ली तो मैं आ नहीं पाया था, वहीं पर था, वहाँ पर जो कुछ अवेलेबल था उसमें मैंने प्रयास किया। फिर 17 में सर मैंने मेंस दिया तो 17 में सर मैथ बहुत ही सरप्राइजिंग आ गई थी। मैंने अपने से किया था तो मैंने प्रीवियस ईयर पैटर्न्स वगैरह देखते हुए किया था तो उसमें सरप्राइजिंग आ गया, तो मैथ मेरे स्कोर कम रह गए थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ऐसे ही कुछ स्ट्रगल करते हुए 18 में भी मैंने 18 वाला दिया। दोबारा से मैंने सर कोई ऐसे ही प्रॉपर, सर मेरी प्रॉब्लम मेन ये रही थी कि मैंने कभी भी मैथ को पूरा कंप्लीट ही नहीं किया था। मतलब 18 तक मैंने जब दिया था 18 का सीजीएल तो मैथ मैंने सारे चैप्टर्स कभी कंप्लीट ही नहीं किए थे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट ही नहीं किया था। तो अगर कोई वही तो अगर ये कोई पूरी तैयारी करना चाहता है और उसके पास सही दिशा है, मान लो आप सिलेक्टेड हैं, आप किसी को कुछ बताते हैं अंडर अ गुड गाइडेंस, क्या आपके हिसाब से सही समय है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? कितने में हो सकता है? सर ये एग्ज़ाम, एक अटेम्प्ट इसके लिए बहुत पर्याप्त है सर। मेरे लिए मेरी वजह क्या रही कि मैं बहुत ज़्यादा सर, मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली नहीं इसके लिए। मुझे गाइडेंस तब मिली सर जब मुझे 2019 का सीजीएल में दे रहा था, कोविड का टाइम था और बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन आ गए और बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल होने लग गई। तो फिर उस टाइम पर मेरे पास कंटेंट आया और मैंने सर उस समय मुझे ये रियलाइज़ हो गया था। मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं मेंस तक तो जा रहा था पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मुझे ये समझ में आया कि मेरे मार्क्स जो कम रह जा रहे थे उसका एक मेन रीज़न ये था सर, मैंने कंप्लीट नहीं किया था कोर्स। और जब तक आप कंप्लीट पढ़े नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा करके चले आएंगे। कई बार होता है, आप जो टॉपिक आप पढ़े हैं ज़रूरी नहीं उससे क्वेश्चन आए, पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप अगर अपनी तरफ से तैयार हैं तो एक तरीके से आप, सामने कुछ भी सिचुएशन आती है वो आपके कंट्रोल में रहती है। चलिए, मुझे ये आपका आंसर बड़ा सही लगा कि एक अटेम्प्ट सफिशिएंट है, क्योंकि काफी अपने ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं या इवन मैंने भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। काफी सारे लोग पहले अटेम्प्ट में कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आपने भी किया है और आपकी भी मैंने देखी थी उस टाइम पर, जो वीडियोस देखी थी 19 के टाइम पर ही मैंने देखी थी। और ऐसे ही सर उस टाइम पर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो देख करके समझ में आया क्या करना चाहिए। और सही से सर मैंने अगर कहा जाए तो मैंने पहला अटेम्प्ट ही मैं मानता हूँ अपना 19 का। मैंने उसके पहले जो कुछ किया था, हाँ मैंने इंग्लिश पर वर्क हमेशा मैं करता रहा था और इंग्लिश में मेरे मार्क्स कभी नहीं कम थे। जहाँ तक मैं मेंस तक पहुँच रहा था वो इंग्लिश के ही बदौलत 135 देख के लग रहा है। जी। चलिए, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? बीटेक, सर मैंने बीएससी करी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा। ग्रेजुएशन में पीसीएम रहा है मेरा। जी। अच्छा, और आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों चुने? अगर मतलब कहीं और कुछ चीज ट्राई किया, कोई प्राइवेट जॉब या कुछ इस प्रकार से? सर मैंने बीएससी की है और बीएससी करने के बाद मेरा पर्पस बीएससी करते समय ये था कि मैं एमएससी करूंगा और फिर हायर स्टडीज़ में जाऊंगा, आगे रिसर्च वगैरह में जाऊंगा। ठीक है। लेकिन सर जब बीएससी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, इसके बाद फिर मैंने एमएससी के लिए देखा और कहीं पर अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो पाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था सर, थोड़ी फैकल्टी वगैरह वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी तो बहुत अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने एमएससी वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद भी मेरी रैंक सर बहुत अच्छी थी उस समय, पहली रैंक थी उसमें एंट्रेंस में, तो मैंने एडमिशन वहाँ पर ले लिया था। पर वहाँ पर सर मैं सेटिस्फाइड नहीं था वहाँ की जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही थी और जैसा चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं जो करना चाहता हूँ, जिस लेवल पर पढ़ाई करनी चाहिए उस लेवल पर मुझे यहाँ मिल नहीं पा रहा था।
तो फिर मुझे लगा कि मुझे जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। और बीएससी के बाद सर जॉब अगर आपको चाहिए तो फिर कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं, तो फिर वैसे जॉब लगती नहीं है सर। तो फिर ऑप्शन यही था कि मैं प्रिपेयर करूं, और थोड़ी जल्दी जॉब चाहिए थी, तो वन डे एग्ज़ाम की तरफ आया, और उसमें सीजीएल मुझे लगा कि सबसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है। और आपकी जो भी जर्नी रही, आपके हिसाब से सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो एक कैंडिडेट को काम करना चाहिए, जिस चीज पे फोकस करना चाहिए, वो चीज क्या है? सर कम शब्दों सिलेक्शन, में अगर आप बताओ कि सिलेक्शन के लिए जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है उसे ये करना चाहिए। ठीक है सर। सर कोई बच्चा अगर सिलेक्शन के लिए मतलब अगर वो तैयारी करना स्टार्ट करता है, और मैंने बोला कि एक अटेम्प्ट उसके लिए पर्याप्त है, तो सर बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू शुरू से ही सही गाइडेंस में हो, और वो बहुत सारी जगहों पर ना भटक करके उसको सही गाइडेंस मिले, और वो लिमिटेड सोर्सेज से उसको तैयारी करनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा एक चीज़ के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए या एक चीज़ के लिए सर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं सर, वोकैब का पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स से वोकैब फॉलो करते हैं, मैथ्स करने के लिए बहुत सारी बुक्स फॉलो करने लगते हैं, एक बुक किए और फिर उसको छोड़, एक कंप्लीट करने के बाद यार नहीं कंप्लीट किए, बीच में ही कुछ कहीं और स्किप करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करके सर फोकस्ड होकर के तैयारी करने की ज़रूरत है, और लिमिटेड सोर्स अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए और पता चल जाए आपको कि क्या सही सोर्सेज हैं, और सही गाइडेंस के साथ अगर आप करेंगे तो एक अटेम्प्ट में बहुत इजीली कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। आप अगर सीजीएल की तैयारी कोई करता है सर, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना 10 तरह के एग्जाम्स दिए, एक बार वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, प्रिपेयर करते समय सर उसको प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए सर। उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, और अपनी प्रिपरेशन अगर वो एक बार सीजीएल के लिए कर लेता है तो वैसे भी सर उसकी जॉब तो लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टेट में चाहे सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे एसएससी के ही किसी अदर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन तो उसका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उतावलापन ना करते हुए एक बार टाइम देना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे से देना चाहिए सर, प्रिपेयर होकर के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस कम रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करना है, बहुत जगह भटकने की जरूरत नहीं है। तो आजकल जो है पेड कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे हो गए जब से चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ना मैं सबका ही मैथ्स का कोर्स ले लूँ, 3-4 एजुकेटर का इंग्लिश का भी ले लूँ। तो आपका क्या इस पर व्यू है कि पेड कोर्सेज क्या सभी एजुकेटर्स के ले लें, क्या इतना आवश्यक है, या क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है? सर एक से ज़्यादा टीचर्स का कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है। आप पेड कोर्स किसी का भी लें, आप पेड कोर्स भी आपके लिए एक आपके रिसोर्स में से है, आप उसको फॉलो करें पूरा। आप उसको जो है पूरा शुरू से लेकर के अंत तक फॉलो करें, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को, जो भी जहाँ पर आपको आवश्यकता है उन चीज़ों को वहाँ से ले करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। चलिए, तो अगर कम शब्दों में बोलना हो कि एक कैंडिडेट जो है जिसने तैयारी शुरू करी है, अभी फ्रेशर टाइप है जी, क्या कुछ ऐसी चीजें जो उसे अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम पर? क्या उसका जो टाइम वेस्टेज है वो उसको कैसे कम कर सकता है? कुल मिलाकर क्या चीजें हैं वो जो इस टाइम पर वो अवॉइड करे? सर इस टाइम पर पहली बात तो सर बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी कंटेंट जो है मार्केट में सर आ गई हैं। तो पहले तो उसको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा कंटेंट उसके लिए सही है, और कौन से सब्जेक्ट के लिए उसको क्या कंटेंट फॉलो करना है, और पेड कोर्स लेना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है। बहुत सारे एजुकेटर्स ने फ्री में पढ़ा रखा है, तो उसको अपने सोर्स मतलब डिफाइन करने चाहिए कि वो कहाँ से करना चाहता है। पहले तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात आपने पहले भी की थी कि पहले भी डिस्ट्रैक्शन से बचना है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, और अब गोल फोकस्ड होना चाहिए उसको। वो तैयारी कर रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ सर, उसको अपनी तैयारी के दौरान सर सीजीएल में अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसको सीजीएल की तैयारी ही एक बार करनी चाहिए और कंप्लीट करनी चाहिए सर। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि भाई ये गलतियां नहीं करनी है। मैं 10 बार आपको कहता हूँ कि 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह से बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको बीटेक के कुछ सवाल आ रहे हैं, आपको 11th-12th की कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ रहा है। 10वीं तक का मैथ, 10वीं तक के ही सारा सिलेबस है, तो उसको आप आराम से कहीं से भी अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो उसे कवर कर पाएंगे। लास्ट में अगर
मैं आपसे पूछूं कि तैयारी जो है किसी भी सरकारी नौकरी की बहुत लंबी होती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पेपर कभी टाइम से होता है, नहीं होता है, डिले अधिकतर होता है, तो इस दौरान आपके तैयारी में भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो उस टाइम पर क्या वो चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? क्या मोटिवेशनल शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते थे? क्या चीज़ थी जिससे आप अपने आप को डाउन टाइम में भी अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? सर बहुत बार ऐसा हुआ, मैं 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो अब तक में सर बहुत बार ऐसा हुआ था जब डाउन टाइम आया था, सिलेक्शन के पहले तक आया था। पर सर उस टाइम पर सर मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह इस तरीके से तो मेरी आदत नहीं रही है देखने की, बल्कि मेरा सर ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़े नंबर से रह जा रहा था, तो मुझे एक विश्वास था सर कि मैं कर लूँगा। 17 में नहीं हुआ तो 18 मैंने पूरी होप के साथ दिया था कि हो जाएगा, पर 18 में नहीं हुआ तो फिर दिखा कि थोड़े ही मार्जिन से मैं रह जा रहा था, तो फिर 19 में मैंने किया और 19 में सर हो तो गया। जब रह जाता था आपके थोड़े नंबर से, बड़ा निराशा होती होगी, बड़ा डिमोटिवेटेड फील होता होगा, उस टाइम पर क्या चीज ऐसी होती थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं यार एक अटेम्प्ट और अगला देते हैं? क्या वो चीज थी? सर वो ड्राइविंग मेरे फोर्स पास क्या सर थी? ऑप्शन भी नहीं था, मतलब मैंने सर बीएससी की है, तो उसके बाद सर मेरे पास जॉब का कोई ऑप्शन भी नहीं था, मुझे करना ही था। और मैंने कंटिन्यू रखी अपनी तैयारी, तो अप्स एंड डाउन्स तो आए सर, पर ऑप्शन ना होने की वजह से मैंने सर वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातचीत करके। मैं आशा करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस जर्नी को दिव्येश की देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आई होप इससे रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ें इससे सीखेंगे, कुछ अप्लाई करेंगे। अगर आप सब दिव्येश की जो बाकी स्ट्रेटजी है इंग्लिश को रिगार्डिंग, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो कमेंट सबके सब कर देना, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर आपके साथ मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।